हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ऑफ मायोमेट्रियम कैसे फंक्शन करता है। अब हम सबको पता है कि लेबर में यूटेराइन कॉन्ट्रिक्शंस की वजह से ही लेबर जो है वो अकम्प्लिश्ड होता है, बेबी वेजाइनली डिलीवर होता है। लेकिन उसमें ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ऑफ मायोमेट्रियम है उसका मेजर रोल है। तो ये कैसे फंक्शन करता है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं वो सब हम देखेंगे। एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द यूटेराइन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम आर एक्टिन, मायोसिन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम एटीपी कहते हैं, द एंजाइम मायोसिन लाइट चेन काइनेज MLCK, देन कैल्शियम। ये इतने जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी है यूटेराइन कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम्स के लिए। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। Structural unit of myometrial cell is myofibril, which contains the protein which are actin and myosin. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मायोमेट्रियल सेल का स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जो उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है मायोफिब्रिल, जिसमें ये जो दो प्रोटीन है एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसका डिटेल स्ट्रक्चर सेकंड पिक्चर में है। जो फर्स्ट वन है वो एक्टिन है, सेकंड वन इज मायोसिन। सो the interaction of myosin and actin is essential for muscle contraction. ये जो एक्टिन है और ये जो मायोसिन है, इन दोनों के बीच में यदि इंटरेक्शन हुआ, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके अगर इंटरेक्ट करते हैं तो ही कॉन्ट्रेक्शन है वो डेवलप होते हैं। Here the key process in actin and myosin interaction is myosin light chain phosphorylarization. ये जो myosin light chain जो होती है उसका phosphorylation और एक्टिवेशन जो है वो जरूरी है। तो वो रिएक्शन जो है वो किससे कंट्रोल होता है? ये जो एक्टिन मायोसिन का जो रिएक्शन है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज से कंट्रोल होता है, जिसे हम MLCK कहते हैं, जो यूजुअली मायोसिन फिलामेंट के पास यहाँ पे होता है। देन ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज C। मायोमेट्रियल जो रिसेप्टर्स होते हो, जो सेल्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्सेप्ट होता है और फंक्शन कर सकता है, उस सेल्स में फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होता है, जिनकी वजह से विच इंक्रीजेस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल। तो वो उस पर्टिकुलर सेल्स में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। देन कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ MLCK and binds to the kinase as calmodulin calcium complex. क्या होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से जो सेल्स में कैल्शियम बढ़ता है, तो वो कैल्शियम ये जो मायोसिन है MLCK है उसको फर्दर एक्टिवेट करता है टू एक्टिवेट एक्टिन मायोसिन रिएक्शन। इसे हम और तरीके से भी अदरवाइज भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू प्लेसेंटल एंड फीटल कॉज मैटरनल बॉडी में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीटोसिन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो मायोमेट्रियल सेल्स में होते हैं, ज्यादातर फंडस में, वहां पे क्या होता है कि उनके सेल्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, और वो कैल्शियम MLCK को एक्टिवेट करेगा, MLCK के साथ और उसके साथ बाइंड होके काल्मोड्यूलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन एंड मायोसिन चेन का जो रिएक्शन है, उनका जो इंटरेक्शन है उसे एक्टिवेट करेंगे या उसमें सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे। देन ये जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है उसका लेवल जो है वो दो तरीके से रेगुलेट होता है। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल्स आर रेगुलेटेड बाय टू जनरल मैकेनिज्म। First one is influx across the cell membrane, release from the intracellular storage site. Then calcium is stored within the cell in the sarcoplasmic reticulum and in the mitochondria.
सो ये जो कैल्शियम जो बनता है सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, वो कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इरेग्युलर लाइंस बनाई हुए हैं, दे आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे ये जो कैल्शियम है वो स्टोर होता है, फिर जरूरत पड़ने पर वो वहां से रिलीज होता है, या तो वहां पे वो स्टोर रहता है। सो उनको रिलीज या स्टोर करने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सो प्रोजेस्टेरोन एंड सीएमपी promotes calcium storage at these site. These sites मतलब sarcoplasmic reticulum and mitochondria. Then prostaglandins, PGF2 alpha and E2 and oxytocin, on the other hand, stimulates its release. So prostaglandins और oxytocin की वजह से जो कैल्शियम है वो रिलीज होंगे। तभी ड्यूरिंग लेबर हमेशा हमने पढ़ा है लास्ट स्लाइड्स में, और यूजुअली हमें पता होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने की वजह से ज्यादा कैल्शियम रिलीज जो है वो स्टिम्युलेट होता है और कॉन्ट्रेक्शन में बढ़ावा होता है। तो जैसे जैसे लेबर आगे बढ़ता है, जैसे ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ज्यादा बढ़ते हैं, वैसे कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन वो भी बढ़ने लगती है। सो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, देन उनमें से काल्मोड्यूलिन कैल्शियम बनते हैं, फिर वो एमएलसीके को एक्टिवेट करते हैं, और एमएलसीके एक्टिवेट होने के बाद मायोसिन और एक्टिन का जो इंटरेक्शन है, जो उनमें फॉस्फोलराइजेशन होता है, एंड देन उसकी वजह से मायोमेट्रियम के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देन डिकेज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम और इट्स शिफ्ट टू द स्टोरेज साइट। तो क्या होता है कि जब अब आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन नेक्स्ट जो कैल्शियम है वो फिर से उसके स्टोरेज साइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डीफॉस्फोलराइजेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, मतलब वो चेन जो है एमएलसी के जो है वो इनएक्टिव होगा, एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज की वजह से मायोमेट्रियम जो है उसके जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी हमने पढ़ा है कि लेबर के टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिट्रैक्शन बारी बारी आते हैं साइक्लिकल वे में, पहले कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर अगेन कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन। तो जब भी ये कैल्शियम जो है वो इंट्रासेल्युलर स्पेस के बीच में होता है, तब वो कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करता है। जब वो वापस अपने सेल में अपने स्टोरेज साइट पे चला जाता है, तब पूरा मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। Uterine muscles have two type of adrenergic receptors, alpha receptors and beta receptors. So alpha receptors, which on stimulation produce a decrease in cyclical AMP, they are adenosine monophosphatase and result in contraction of uterus. So ये भी हमने अगली साइड में देखा कि प्रोजेस्टेरोन एंड CAMP जो है वो रिलैक्स करेंगे, जो कैल्शियम को अपनी साइट पे स्टोर रखेंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा या रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये अल्फा रिसेप्टर स्टिम्युलेट होते हैं, और ये अल्फा रिसेप्टर्स ईस्ट्रोजन की वजह से स्टिम्युलेट होते हैं, तो उसकी वजह से CAMP कम होगा और कॉन्ट्रेक्शन डेवलप होगा, क्योंकि वो जो कैल्शियम है वो अपनी स्टोरेज साइट से रिलीज होके इंटरसेल्युलर स्पेस में आ जाएंगे। देन बीटा रिसेप्टर्स जो है विच ऑन स्टिम्युलेशन प्रोड्यूस राइज इन CAMP। तो ये भी हमने देखा कि CAMP जो है वो सीए को कैल्शियम को अपनी साइड पे स्टोर रखेगा, ताकि कॉन्ट्रेक्शन जो मैकेनिज्म जो है एक्टिन मायोसिन चेन इंटरेक्शन जो है वो काम ना करे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एंड रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। तो इसको अब हम समराइज करें तो अल्फा रिसेप्टर्स जरूरी है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी है, कैल्शियम जो है वो इंटरसेल्युलर स्पेस में होने चाहिए, और ताकि उनकी वजह से जो एमएलसी के का जो एक्टिवेशन है वो हो पाए, और इंटर्न एमएलसी के की एक्टिवेशन की वजह से एक्टिन मायोसिन का जो इंटरेक्शन है वो हो पाए और कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाए।
ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट, रिलैक्सेशन के लिए हमें ये जो CAMP है और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ज्यादा होने की वजह से, ये वो बढ़ने की वजह से या उसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो कैल्शियम है वो वापस अपने स्टोरेज में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मसल्स जो है वो रिलैक्स होता है। तो और एक पॉइंट हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो वैसे कम नहीं होता है, बिल्कुल कम नहीं होता है ड्यूरिंग लेबर, बट जो फीटल बॉडी में से जो प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रोगेनेलोल बन रहा है, उसको इनहिबिशन मिलता है, ताकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है और प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। और जैसे जैसे ये लेबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन CAMP की मात्रा कम होती जाएगी, इंटरसेल्यूलर CA बढ़ता जाएगा और कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी में बढ़ावा होता जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड please subscribe my channel and share among your friends. And for more updates, please stay tuned. Thank you so much.